टॉपिक जो आज स्टार्ट होगा उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आपको समझना होगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनता है। इसके चांस आने के बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि लगभग ये हर बार ही आता है। ठीक है, तो ये आपका 4 मार्क्स का एग्जाम में बनता है। तो इसके क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में वो तो करनी है, प्लस प्रॉपर्टीज सीखनी है। देयर आर 7 प्रॉपर्टीज, 7 डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। पहले हम प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, एक एक प्रॉपर्टीज को समझेंगे एंड देन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना, जो कि आपके एनसीईआरटी की 7.11 एक्सरसाइज है। फिलहाल फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ b टू a, यानी कि ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है ना, ये चेंज हो जाती है। तो अगर ये चेंज हो जाती है तो फिर बन जाता है हमारे पास वो नेगेटिव, यानी बाहर माइनस हो जाता है। जैसे ही वो अगर लिमिट चेंज करोगे तो बाहर क्या लिखना पड़ेगा आपको, माइनस। यानी लेफ्ट वाला सेक्शन और पार्ट और राइट वाला पार्ट इक्वल होगा जब अगर आप लिमिट चेंज करते हो तो माइनस टाइम फंक्शन को चेंज करना होगा। अब आप समझो कि ये कैसे हुआ, ये प्रॉपर्टीज बन कैसे रही हैं। इसके लिए हमें सिंपल सी कंडीशंस याद रखनी है। जैसे कि हम क्वेश्चंस करते हैं, जब जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिखा, ये लिखा है 1 से 2 x का इंटीग्रेशन कराना है। तो इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x² 2 होगा। अपर लिमिट कितनी है 2, लोअर लिमिट कितनी है 1। अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1 का स्क्वायर बाई 2, सिंपल यही आएगा। तो 2 का स्क्वायर मीन्स अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 2 टू द 4 माइनस का 1 3/2 आएगा ये। तो ये आया आपका आंसर। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर ये लिख के दूं कि इसकी जगह पर आप लिखो 2 to 1, यानी कि आपने क्या किया, इस लिमिट को चेंज कर दिया। ओके, बाकी कुछ नहीं चेंज किया, फंक्शन वही है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 2 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 टू द 4 होते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस का 4 दैट इज माइनस का 3। तो आप गौर से देखोगे कि जो पिछला वाला आंसर आया था और जो इस बार वाला आंसर आया है, इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि नेगेटिव लिखा हुआ है। तो अगर मैं क्वेश्चन में यहां पर ही माइनस लगा दूं तो ऑब्वियस सी बात है हर जगह माइनस लगा हुआ मिलेगा आपको, इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, तो अगर माइनस लगा होगा तो माइनस माइनस प्लस, तब ये आंसर और ये आंसर इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हम लिमिट को अपर को लोअर, लोअर को अपर करते हैं तो कोई भी फंक्शन में चेंज नहीं होगा, बस बाहर माइनस टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली क्वेश्चंस किए गए थे और क्वेश्चन करने के बाद एक फिनोमिना बना, उस फिनोमिना को ही हम प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। प्रॉपर्टी दैट मीन्स द स्पेशल रूल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो स्पेशल रूल्स होते हैं उसे ही हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, कुछ नया नहीं है। तो इसमें जो आपकी क्लास में है 7 प्रॉपर्टीज को आपको फॉलो करना है, और फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल करे, ये मैं आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन बताऊंगा कैटेगरी करके। ठीक है, तो फिलहाल मेरे साथ साथ ये सारी प्रॉपर्टीज लिखते जाओ। पहली प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है, दूसरी प्रॉपर्टी आपके सामने है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b ft इंटू डी टी। ये प्रॉपर्टी क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन की है तो इनडेफिनेट में ये प्रॉपर्टी नहीं लग सकती जब तक यहाँ पर ये लिमिट ना दे रखी हो, लिमिट तो डेफिनेट में ही होता है। तो ये आपके सामने दूसरी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी इन दैट सेंस, अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं तो देखो दूसरी प्रॉपर्टी को कैसे यही समझा देता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी को मैं इसे रब करके समझा देता हूँ। ठीक है, ये कर देता हूँ मैं रब और यहीं लिख देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समझना है आपको ताकि आपका दिमाग में क्लियर हो जाए कि प्रॉपर्टी एक्चुअली कैसे बन रही है। जैसे कि अगर मैंने कहा एक क्वेश्चन है 0 टू π/2, ओके, और लिखा है sin x इंटू में dx। तो sin x का हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस का cos x आएगा। अपर लिमिट कितनी है π/2, लोअर लिमिट कितनी है 0। तो π/2 माइनस तो बाहर रहेगा, cos π/2 अपर लिमिट माइनस cos 0। बहुत सिंपल है, देखो मैं सिंपल एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आपने अभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी तो पहले उसे पढ़ लो,
तभी ये बात समझ में आएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पर मैं x की जगह अपर वैल्यू रख रहा हूँ, माइनस लोअर वैल्यू रख रहा हूँ। ये माइनस बाहर है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 बताइए क्या होती है? cos 90 cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर आपको नहीं पता तो पता करो। cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1। अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब मैंने कहा है जो x लिखा हुआ है उसकी जगह, और रेस्पेक्ट भी x की है, उसकी जगह पर कुछ भी लिख सकता हूं मैं। सॉरी गलती कर दी मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी में, ये dx की जगह पर आप सही कर लेना dt लिखना। यानी कि अगर फंक्शन बदल दिया, x की जगह t की फॉर्म में कर दिया तो रेस्पेक्ट भी बदल गई, t की रेस्पेक्ट हो गई, है ना। तो दोनों सेम होते हैं। अब ये मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैंने फिलहाल फंक्शन sin x लिखा था और dx लिखा था। अब मैं इस फंक्शन को चेंज कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 0 to π/2 और sin x की जगह मैंने sin t लिख दिया। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे लिख दिया? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ना, इसका रिजल्ट सेम होगा, डेफिनेट की प्रॉपर्टी होती है। अगर ये डेफिनेट नहीं होता, इनडेफिनेट होता तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, जैसे कि t इज इक्वल टू हमें ऐसे सब्स्टिट्यूट करना होता है और सब्स्टिट्यूट करके कोई भी x t बन सकता था। लेकिन डेफिनेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो कहती है जब आंसर सेम आ रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t, अपर लिमिट वही है π/2, लोअर लिमिट वही है 0, माइनस बाहर है, cos t की जगह π/2 माइनस का cos 0, और जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसका 0, इसका 1, फाइनल 1। तो देखो आंसर जो हमारा यहाँ आया था वही आंसर यहाँ आया। इसका ये मतलब हुआ जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ था 0 to π/2 sin x into dx की जगह पर लिख सकता हूँ 0 to π/2 sin t into dt। यानी कहीं पर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं x को t लिख दूंगा, बशर्ते मेरे को रेस्पेक्ट भी उसी फॉर्म में लिखनी होगी। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाई है। बस आगे की प्रॉपर्टीज भी समझाई जा सकती है, बट हम उसको क्वेश्चंस में समझेंगे, ठीक है ना। ये छोटा सा था तो इसलिए मैं समझा पाया, और बाकी के लिए आपको क्वेश्चन समझने होंगे। तो क्वेश्चंस के जरिए हम इन प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि यही प्रॉपर्टीज क्यों लगाई जा रही है। अब मैं सातों की सातों प्रॉपर्टीज लिख देता हूं। आप वो 7 प्रॉपर्टीज को याद कर लीजिए, पहले लिख लीजिए कॉपी पे, फिर याद कर लेना, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं यहां से, 2 प्रॉपर्टी लिखवा दी है मैंने। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आपके सामने है a to b, और उसके बाद है आपके सामने fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है a to c fx इंटू डी एक्स प्लस c to b fx इंटू डी एक्स। ये कॉपी पे लिखते जाइए, क्योंकि अभी मैं एक एक के ऊपर बात करने वाला हूँ, एक एक प्रॉपर्टी के ऊपर हमारी बात होने वाली है कि क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। आपको ये समझना होगा, तो इसे लिखते जाइए साथ साथ। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है 0 to a fx into dx is equal to 0 to a f a minus x into dx. Okay, and the fifth property is a to b fx into dx is equal to a to b f a plus b minus x into dx। उसके बाद हम 6 प्रॉपर्टी के पास आ जाते हैं, माइनस a to a fx into dx इज इक्वल टू, इसके दो आंसर्स होते हैं, एक 0 हो सकता है और एक ट्वाइस ऑफ 0 to a fx into dx हो सकता है, ठीक है। तो 0 कब होगा आंसर? जब हम चेक करेंगे x की जगह माइनस रखेंगे और आंसर अगर माइनस में आ जाएगा तो इसका मतलब ये 0 आंसर हो गया। और अगर हमारा आंसर माइनस रखने के बाद पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब जो इसका रिजल्ट होगा वो ये लिखा जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। अगर आंसर नेगेटिव आया तो 0 लिखा जाएगा, और आंसर अगर पॉजिटिव आया तो ये लिखा जाएगा। दोनों दो आंसर हो सकते हैं इसके ना, एक ही चीज आएगी, या तो माइनस आएगा या पॉजिटिव आएगा। उसके बाद सातवीं और लास्ट प्रॉपर्टी पहले आप लिख लीजिए, और वो प्रॉपर्टी क्या है? 0 to 2a fx into dx इज इक्वल टू, इसका आंसर या तो 0 लिख सकते हो या फिर 0 to a fx into dx लिख सकते हो। अब 0 कब लिखा जाएगा? चेक करने का प्रोसेस अलग है, बाकी ऊपर वाले को फॉलो करता है ये। अगर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव का fx आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो आंसर आ जाएगा 0। अगर 2a माइनस एक्स यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव का आंसर आ जाए तो फिर उसका आंसर हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो आपको यहां तक की प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है, जल्दी से कॉपी करो, फिर एक एक के बारे में बात करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन।
देखो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके थोड़ा प्रॉपर्टी को ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, तो पहली जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में ये बात करेंगे कि इसका कोई भी इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया कि अगर हम लिमिट को चेंज करते हैं तो बाहर माइनस लिखना होता है, यही पहली प्रॉपर्टी है। ये किसी क्वेश्चन के बीच में इस्तेमाल होगा जहां पर हमें जरूरत होगी। कहाँ होगा इस्तेमाल ये क्वेश्चन ही बताएगा, तो इसके बारे में बिल्कुल क्लियर निश्चित हो जाइए कि भाई ये तो पेपर में डायरेक्ट इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसे याद नहीं करना कि कोई क्वेश्चन इसी का मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन भी पेपर में नहीं मिलेगा, ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन के बीच में मिलेगी। ऐसा एनसीईआरटी में इकलौता क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा। वहां पर एफ की जगह पर मुझे जरूरत होगी सॉल्व करने की, और मैं एफ की जगह पर एफ टी इंटू डी टी लिख दूंगा, या डी टी की जगह पर एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो एक जगह जरूरत पड़ेगी बस, तो ये क्वेश्चन के बीच में इस्तेमाल होता है, ये इसका भी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा। तीसरे के बारे में लिखते हैं। तीसरे के बारे में आप लिखिए, इसी में लिख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी मल्टीपल फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। यहां लिख देता हूं मल्टीपल फंक्शन। मल्टीपल फंक्शन मीन्स क्या कि जब fx की वैल्यू यानी कि ये fx फंक्शन की वैल्यू एक से ज्यादा होगी तो तीसरी प्रॉपर्टी की ही जरूरत पड़ेगी और कोई प्रॉपर्टी काम नहीं आने वाली। या दूसरे शब्दों में मैं कहूंगा जो एनसीईआरटी में हमारे पास क्वेश्चन है वो मॉड्यूलस का क्वेश्चन है, मोड में लिखा हुआ। आप देख सकते हो, अगर एनसीईआरटी है आपके पास तो एनसीईआरटी में जाके देखिए। देखो ये है आपके पास 7.11 एक्सरसाइज, ओके। तो 7.11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th देखिए। 5th क्या मोड में लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि आपको ऐसा दिख रहा है मोड के अंदर x प्लस का 2, तो इसका मतलब ये दो आंसर्स होते हैं इसके, एक तो ये पॉजिटिव हो जाता है और एक ये नेगेटिव हो जाता है। तो मल्टीपल फंक्शन हो गया ना, दो फंक्शन होगा, एक ये। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये प्रॉपर्टी थर्ड से होगा, देखते ही पता लग गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा है मॉड्यूलस। तो ये तीन क्वेश्चन जो है ये थर्ड प्रॉपर्टी से ही होंगे। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मेरे को पता था मॉड्यूलस वाला यानी कि जो मोड में लिखा होता है लाइक दिस, तो उसके लिए थर्ड प्रॉपर्टी लगती है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई कि थर्ड प्रॉपर्टी कहाँ लगती है। ये दोनों नाम लिख लेना रेफरेंस के लिए। चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि आपके ज्यादातर क्वेश्चंस इसी प्रॉपर्टी से होने वाले हैं, बल्कि जो आपके क्वेश्चंस और किसी प्रॉपर्टी से होंगे उसके बीच में भी आके ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी तो हमेशा याद रखनी है। 0 to समथिंग कोई वैल्यू होगी ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अपर वैल्यू x की जगह पर आप क्या रखोगे, अपर वैल्यू माइनस का x। अब आपको सर ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, हाँ आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, लेकिन अगर आपका इसका नेचुरली जानना है कि इसका फिनोमिना क्या था, तो एक कोई भी क्वेश्चन अपनी मर्जी से ले लो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी, और ऊपर वाली वैल्यू x की जगह पर ऐसे लिख के दिखाओ घटा के, यानी कि ये एक क्वेश्चन बनेगा, ये एक क्वेश्चन बनेगा। दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर सेम आएगा और हमेशा सेम आएगा किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो इसका मतलब ये एक रूल बन गया, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है उसका भी डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, वैसे ज्यादातर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसके, और ये है क्या चीज, कुछ भी नहीं है। ये जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है ना, इसी का ही रूप है। ऊपर वाली प्रॉपर्टी में क्या था, अपर माइनस एक्स नहीं था, ये था ये वाली वैल्यू 0 प्लस ये वाली वैल्यू a, यानी कि 0 प्लस a, और फिर उसके बाद माइनस एक्स, माइनस का x। तो 0 तो हमने लिखा ही नहीं, तो a माइनस एक्स आपको दिख रहा है। देखो आप यहाँ पर गौर से, a माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन नीचे वाले में तो 0 नहीं लिखा हुआ जी, नीचे वाले में क्या लिखा हुआ है, नीचे वाले में आपको a लिखा हुआ मिला है। तो नीचे वाली वैल्यू प्लस ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद x में से घटा देंगे, तो a प्लस बी माइनस एक्स। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी ऊपर वाले की तरह ही है ना। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, अभी एनसीईआरटी में नहीं है कोई क्वेश्चन इसका, बट इसके क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये समझना होगा। और समझना कैसे होगा, इसके क्वेश्चंस पर हम बात करके इसे समझा देंगे। मेनली अभी तक 5 प्रॉपर्टीज में आपने क्या समझा, जरा दोबारा से रिपीट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी नहीं आती, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी नहीं आती तो चर्चा नहीं करेंगे, क्वेश्चन के बीच में मिलेगा। तीसरी प्रॉपर्टी देखते ही पता लग गया कि मोड वाले क्वेश्चन में लगेगा। चौथी प्रॉपर्टी से ही सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ये चौथी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बस यही आपको मैं आज कराने वाला हूँ, है ना। और पांचवी प्रॉपर्टी ऊपर वाले को रेफरेंस देता है, लेकिन ये एनसीईआरटी का इसमें भी क्वेश्चन है नहीं, तो आपको अभी फिर फिक्र नहीं करनी, बाकी ये क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे। तो अभी तक 5 में से सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जो आपको समझनी थी, और वो है चौथी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं छठी और सातवीं की। छठी और सातवीं प्रॉपर्टी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है भी, और ये देखते ही पता भी लग रही है कि क्या लगना है। क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा भैया इस पे तो छठी प्रॉपर्टी लग रही है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ,
देखो कौन सा वाला क्वेश्चन दिख रहा है छठी प्रॉपर्टी का, कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए जरा -a वाली प्रॉपर्टी, -a देखो 11वां क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख जाएगा -a। ओके, साफ साफ पता लगा ये छठी प्रॉपर्टी से होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सातवीं प्रॉपर्टी की, तो सातवीं प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सातवीं में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने 0 to 2a। तो 0 to 2a वाली कौन सा वाला क्वेश्चन दिख रहा है 0 to 2a, देखो जरा 14th क्वेश्चन मेरे को तो दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए 14th क्वेश्चन, ये सातवीं प्रॉपर्टी है। तो आपको साफ साफ क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि ये 13 क्वेश्चन भी छठी प्रॉपर्टी का ही है ना, -a to a, तो ये सातवीं प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो बाकी की प्रॉपर्टीज आपको पता लगती है, बाकी जितने पर अपने मैंने सर्कल नहीं लगा, ये सब की सब दिख रही है आपको 0 to a, दिख रही है आपको फर्स्ट क्वेश्चन 0 to a 0 to a 0 to a दिख रहा है आपको। तो इसलिए मैंने इसे इंपॉर्टेंट बोला क्योंकि एग्जाम में यही प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आते हैं, दिख रहा है 0 to a के क्वेश्चन ये सारे भरे हुए हैं। तो अब हम एक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी का जो मेरे को ब्रीफ करना था वो हो गया। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, आप जल्दी जल्दी एनसीईआरटी में देखते जाओ और मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस भी करते जाओ। पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर सारे आप कर लोगे अपने आप, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.11 निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में कहता है यूजिंग, साफ साफ बोलेगा, नहीं बोलेगा तो भी आपको ये लगाना पड़ेगा। देखिए ये है, साफ साफ क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, क्वेश्चन में कहा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स। अगर ऐसा नहीं बोलता है तब भी आपको जरूरत होगी तो प्रॉपर्टी आप लगाओगे, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे। ओके नाउ पहला क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं हम, 0 to π/2 एंड देन cos स्क्वायर x इंटू dx। अगर यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं बोलता तो हम इसे कर सकते थे सॉल्व। कैसे सॉल्व करते वो बता देता हूँ। इसे हम सॉल्व करते इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का कौन सा फॉर्मूला लगता, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये 2 को डिवाइड में लेके आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइड में, इस तरीके से ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, ये हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 0 to π/2 एंड देन 1 प्लस का cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, और अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टीज का नाम नहीं लेता, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके करना है तो मैं तो ऐसे ही करता। ओके ये क्वेश्चन तो ऐसे भी हो सकता है, बट क्योंकि इसने प्रॉपर्टी का नाम ले लिया तो हम प्रॉपर्टी से करेंगे। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सात में से कौन सी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, फोर्थ प्रॉपर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फोर्थ। कैसे करते हैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, देखो पहले आप लेट करोगे, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ लिखते जाओ। पहले आप लिखोगे I इज इक्वल टू क्वेश्चन, हमेशा लिखना है ये चीज, I इज इक्वल टू क्वेश्चन, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप इसके नीचे जरूर लिखोगे हर बार ताकि प्रॉपर्टी याद हो जाए, क्या लिखोगे, यूजिंग 0 to a fx into dx is equal to 0 to a fa minus x into dx। बहुत सिंपल है, फोर्थ प्रॉपर्टी को मैंने लिख के दिखाया और आपको भी जहां पर यूज कर रहे हो ना प्रॉपर्टी, उसे लिख जरूर देना कि मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। ये लेफ्ट वाला पार्ट आपका क्वेश्चन है, ये राइट वाला पार्ट आप अब लिखने वाले हो। तो राइट वाला पार्ट क्या लिखोगे, आप लिखोगे I इज इक्वल टू 0 to π/2 एंड देन cos स्क्वायर एंड देन x की जगह पर लिखोगे आप π/2 माइनस का x। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, देखो a माइनस एक्स मीन्स π/2 माइनस एक्स। तो cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा जरा आप सोचिए, ये हो जाएगा आपके सामने I इज इक्वल टू 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, cos 90 माइनस थीटा, ये 10th क्लास में था, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट इक्वेशन है ऊपर, ये सेकेंड इक्वेशन है नीचे, आप इसे ऐड कर दीजिए। आप लिखिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, आप सेकेंड और फर्स्ट को ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाला पार्ट तो i और i जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, और राइट वाला पार्ट जरा जोड़ के दिखाइए। आप इसे ऐसे जोड़ेंगे 0 to π/2, यहाँ पर है cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस का 0 to π/2, यहाँ पर है साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये दोनों ऐड ऐसे होंगे। अब इस ऐड को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो सेम लिमिट है तो हम इसे लिख सकते हैं 0 to π/2 cos स्क्वायर x
प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वही एडिशन ही तो हो रहा है ना, ऐसे भी तो एडिशन हो सकता है। देखो आप जब इसे सेपरेट कर सकते हो, जैसे ये प्लस लिखा है तो इसे सेपरेट किया जा सकता है, एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन एक बार इसके साथ। तो अगर ये सेपरेटली इंटीग्रेशन लिखा हुआ है और सेम लिमिट है तो आप इस फंक्शन को जोड़ के भी तो दिखा सकते हो। तो हम जो है आगे से जोड़ेंगे तो ये वाला स्टेप ही करेंगे, ये वाला स्टेप मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट इस वाले स्टेप को करेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बताइए? cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? ये होता है 1 इंटू में dx। देखो कितना आसान हो गया। मैंने बोला था आपको कि आपका सबसे आसान जो इंटीग्रेशन में होगा वो प्रॉपर्टीज ही के क्वेश्चन होने वाले हैं। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? x, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? π/2 माइनस 0, x की जगह पर वैल्यू रख दी तो फाइनल आंसर कितना आया? π/2। किसके बराबर है ये? 2i के। तो i की वैल्यू कितनी आ गई? π/4। आप इसका आंसर मैच कर सकते हो, आपने i माना था क्वेश्चन को और i की वैल्यू आ गई π/4। ये आपका i था क्वेश्चन, ये देखो ये रहा, और i की वैल्यू क्या आ गई? π/4। आप डायरेक्ट करोगे तो भी इसका आंसर ये आएगा। सभी ने कॉपी में लिख लिया होगा? कोई प्रॉब्लम? ओके, अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको इसी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करा देता हूं। इससे फायदा ये होगा स्टूडेंट को एक प्रॉपर्टी अच्छे से आ जाएगी, फिर दूसरी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करेंगे, फिर तीसरी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करेंगे, है ना? ऐसे करके 7 में से हमें टोटल 4 प्रॉपर्टीज ही करने वाली है, बाकी तो क्वेश्चन के बीच में मिलती है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चन है आप उसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पहली प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन पहली प्रॉपर्टी का है, दूसरा क्वेश्चन पहली प्रॉपर्टी इस वाली प्रॉपर्टी का है, नॉट पहली, फोर्थ प्रॉपर्टी का, तीसरा क्वेश्चन फोर्थ प्रॉपर्टी का है और चौथा क्वेश्चन फोर्थ प्रॉपर्टी का है। देखने में आपको अलग अलग लिख रहे हैं ना, सारे के सारे अलग अलग क्वेश्चन दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर फंक्शन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर तो बड़ा डेंजर सा फंक्शन है, यहाँ पर तो उससे भी डेंजर है, और यहाँ पर भी है ना, सब में 0 to a लगेगा। लेकिन एक कॉमन बात है इन चारों क्वेश्चन में, इन चारों का जो आंसर आएगा ना वो आंसर π/4 आएगा, और चारों को करने का जो तरीका होगा ना, जो मैंने बताया सेम वही तरीका होगा। अभी मैं कराऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है? तो पहले ये चारों क्वेश्चंस हमें फोर्थ प्रॉपर्टी से आपको करने हैं। और कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? आज यही काम करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं फोर्थ प्रॉपर्टी से, क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं फोर्थ प्रॉपर्टी से, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं फोर्थ प्रॉपर्टी से, उसके बाद आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है फोर्थ प्रॉपर्टी से करने वाला, और 17। ठीक है, ये जो मैंने अभी सर्कल लगाए हैं आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन करने हैं। इससे क्या होगा? इससे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि एक प्रॉपर्टी के एक जैसे, इन चारों के तो आंसर भी सेम होंगे, आगे के आंसर्स अलग होंगे लेकिन तरीका सेम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8वां भी फोर्थ प्रॉपर्टी का है, हाँ ये भी फोर्थ प्रॉपर्टी का है, 10वां भी फोर्थ प्रॉपर्टी का है, 16 भी, लेकिन मैं इसको बाद में कराता हूँ, है फोर्थ प्रॉपर्टी के, बट इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा भी है। बाकी जो मैंने सर्कल लगाए पहले हम ये करेंगे। तो कितने क्वेश्चन करेंगे हम पहले? लिख लेता हूँ मैं इसे, आप भी कॉपी पे लिख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं फोर्थ प्रॉपर्टी से। तो फोर्थ प्रॉपर्टी से हमें पहला क्वेश्चन करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा क्वेश्चन करना है सबसे पहले, और फिर 7th करना है, फिर 9th करना है, फिर उसके बाद आपको 12 करना है, एंड देन 12 के बाद 15 करना है, एंड 15 के बाद 17 करना है। इसमें से पहले 4 के तो आंसर भी π/4 है, ठीक है ना, और तरीका भी सेम। तो कितने क्वेश्चन है टोटल? 21 क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 21 में से 9 तो हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी से होने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू हो जाइए और इस टाइप को खत्म कर दीजिए। ये एक टाइप के क्वेश्चन है, फिर दूसरी टाइप के पकड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मेरे से पहले पहले कर दोगे तो समझ लो आपको आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, आपको कहता है इंटीग्रेशन करना है 0 to π/2, ओके, और उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर रूट के अंदर साइन एक्स, देन डिवाइड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स, सॉरी नॉट कॉस, साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स एंड इंटू डी एक्स। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या सिखाया था मैंने? लेट करना होता है। क्या लेट करना होता है? आई इज इक्वल टू क्वेश्चन, और इसे क्या मानना होता है? फर्स्ट फंक्शन। फिर क्या बताया था मैंने कहा था लिखना पड़ेगा, हर बार ही लिखना पड़ेगा यूजिंग जो सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो, 0 to a fx into dx इज इक्वल टू 0 to a fa minus x into dx। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिख दी, तो इसके बाद इसका इस्तेमाल कैसे होगा, i इज इक्वल टू 0 to π/2 एंड देन रूट, जहां जहां x लिखा है वहां पर ये कंडीशन फॉलो करानी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x कहां पर, देखो साइन के साथ, तो पहले लिखेंगे साइन, फिर अपर वैल्यू π/2 माइनस एक्स, फिर उसके बाद डिवाइड बाय ब्रैकेट ऑफ साइन x की जगह π/2 माइनस का x, फिर उसके बाद प्लस रूट ऑफ कॉस x की जगह पर π/2 माइनस का x। सभी जने कॉपी पे लिखते जाएं अगर आपको सीखना है, और मैंने आपको बता दिया इसकी इंपॉर्टेंस। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, किसी बच्चे ने अगर इंटीग्रेशन नहीं भी पढ़ी है ना, तो भी वो ये क्वेश्चन तो कर आता है, अगर वो मेरे इस तरीके से करेगा, टाइप वाइज करेगा। हाँ जी, हाँ अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट देखो ना, ये देखो ना आप, ये अपर लिमिट है, ये दिख रहा है, तो अपर लिमिट माइनस एक्स, ये वाली अपर लिमिट और ये वाला एक्स, तो इसी को तो लिखते हैं यहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, है ना। अपर लिमिट पे पीछे क्या लिखा हुआ था, π/2, यहाँ पर भी क्या लिखा है, π/2 लिखा है, अलग अलग वैल्यूज लिखी हो सकती है, याद रखना। यहाँ पर π/2 की जगह अलग अलग, देखो मैं दिखा देता हूँ, हर जगह π/2 नहीं मिलेगा, देखो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर आपको 5 लिखा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पर 8 लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर π/4 लिखा हुआ दिख रहा है ना, हर जगह पाई, यहाँ पर पाई लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो जो ये नहीं कि कई स्टूडेंट गलत परसेप्शन बना लेते हैं कि 90 माइनस थीटा, ऐसे नहीं कर सकते हम ना, हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से चलना है। ओके, तो आगे क्या है, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू देखो भाई, यह पता होनी चाहिए आपको, कॉस थीटा होती है, यानी कि यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय साइन एक्स हो जाएगा, इंटू डी एक्स, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। देखो कितना आसान स्टेप है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है आई के इक्वल, फिर उसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी लगा लेनी है ना, और फिर उसके बाद जब इसे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, ये तो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है और ये हमने उसे सॉल्व करके लिखा है, तो फर्स्ट और सेकंड को अब ऐड कर देंगे, आंसर तो 1 ही आना है, एडिंग पहले 4 का आंसर तो 1 ही आना है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं जरा, तो आपके सामने कॉपी पे लिखा होगा, आई और आई 2i होता है, और उसके बाद 0 to π/2, मैंने कहा था मैं 2 बार इंटीग्रेशन नहीं लिखूंगा ना, एक साथ लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, रूट ऑफ साइन एक्स एंड अपॉन में रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, प्लस का साइन, उसके बाद क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स प्लस का रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स, ओके, एंड साथ में इंटू डी एक्स। समझ में आ गया आपको कैसे ऐड किया है, किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दो, ये बहुत बड़ा सा दिख रहा होगा आपको, ये देखो ऊपर वाली संख्या लिखी है, ये वाली संख्या, और उसके बाद ये वाली संख्या लिखी है बस, मैंने कुछ करा नहीं है, बस लिख दी है प्लस करके, है ना। अब एलसीएम दिख रहा है आपको, क्या आ रहा है, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, तो एलसीएम क्या आ रहा है इसका, इसका एलसीएम आ रहा है रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, ओके, तो ऊपर क्या बचेगा भाई, रूट ऑफ साइन एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स, एलसीएम ले लिया तो रूट ऑफ साइन एक्स, अब जिस बच्चे को एलसीएम नहीं आता वो मुझे बता दे भाई एलसीएम कैसे लेते हैं, मैं सिखा दूंगा। ये एलसीएम आ चुका है, नीचे वाली संख्या सेम थी, ये थोड़ा आगे पीछे लिखी हुई है, लेकिन दोनों सेम संख्या है, आगे पीछे लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट एलसीएम में लिख ली जाएगी, है ना, नीचे वाले को डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, है ना, ऐसे करते हैं। तो जो आया है आपका आंसर, आप देखोगे दोनों सेम है, तो इसे कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ओके, तो कैंसिल मतलब कि डिवाइड, डिवाइड मतलब कि आंसर आया 1, घट नहीं रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करने पे आंसर 1 आता है, 1 इंटू में dx, अभी तो बताया इसका आंसर भी सेम आएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, अपर लिमिट कितनी दे रखी है π/2, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस 0, और फाइनली आंसर π/2, ये है 2i की वैल्यू, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप लिख सकते हो i इज इक्वल टू π/4, और मैंने तो बताया था आपको पहले 4 का आंसर भी सेम आएगा। समझ में आया, जो क्वेश्चन देखने में इतना डेंजर लग रहा था वो एक्चुअली डेंजर नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन में यहाँ नहीं दे रखा होता कि प्रॉपर्टीज से सॉल्व करो, तब भी ये क्वेश्चन क्या कोई और तरीके से हो सकता था, नहीं हो सकता था सर। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, इतना डेंजर क्वेश्चन करने का कोई तरीका नहीं है मेरे पास, ना तो मेरे पास क्वेश्चन टूल होता, ना मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता जैसे पिछली बार लगा था, और ना ही मेरे को सब्सटीट्यूशन लग रहा है यहाँ पर, और ना ही इसके अलावा कोई मेथड लग रहा है, सारे मेथड फेल। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो है
वो आपका सारे मेथड फेल हो चुके हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन फिर किससे होगा? ओनली प्रॉपर्टी से होगा। तो प्रॉपर्टी से आसान हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपके सामने है, ये वाली। अब इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये पहले 4 का तो देखो सेम आंसर है। अगर मैं इस पहले 4 क्वेश्चन को देख के आपको दिखाऊं तो आप सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को जज करिए, थर्ड को और फोर्थ को जज करिए कि आपका आंसर में क्या अंतर हो सकता है। ये क्या लिखा हुआ है? रूट ऑफ साइन एक्स। रूट ऑफ साइन एक्स का मतलब पता है क्या होता है? रूट ऑफ साइन एक्स को मैं दूसरे रूप में ऐसे लिख सकता हूं, साइन की पावर 1/2 एक्स। ये लिखा हुआ है साइन की पावर 1/2 एक्स, है ना। रूट का मतलब 1/2। यहाँ पर कितना लिखा है? साइन की पावर 3/2। यहाँ पर कितना लिखा है? साइन की पावर 3/2। यहाँ पर कितना है? 3/2। तो फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। एक्स की जगह पर 90 माइनस थीटा लिखेंगे, 3/2 से कोई फर्क थोड़ी पड़ा। जैसे रूट से कोई फर्क नहीं पड़ा था, ऐसे ही 5 से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो आंसर तो चारों का सेम आएगा, इस वाले का, चारों का, इन चारों का। तो जल्दी से आप थर्ड क्वेश्चन करिए, फिर फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, देन फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेवंथ के पास। ठीक है, आप मेरे से पहले पहले करना शुरू कर दो भाई, अगर आपको आ गया है तो आप मेरे से पहले कर सकते हो। ठीक है, बट मैं साथ साथ आपके करूंगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, जिसको नहीं आया है अभी भी समझ में वो मेरे को देख ले, और जिसको आ गया है समझ में वो मेरे को ना देखे, वो क्वेश्चन खुद से करे और मैच करे आंसर π/4 आया कि नहीं। मैं सबसे पहले लेट करूंगा I इज इक्वल टू क्वेश्चन 0 to π/2 एंड देन साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स डिवाइड बाय साइन की पावर 3/2 एक्स देन प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स इंटू में dx। ओके, नाउ यूजिंग और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं? 0 to a, यहाँ पर fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a fa माइनस एक्स इंटू में dx। जब हम इस प्रॉपर्टी को लिख चुके हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे। 0 to π/2 देन साइन 3/2 और x की जगह पर π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन 3/2 x की जगह पर π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3/2 फिर π/2 माइनस एक्स। तरीके से लिख लेना, थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो जाएगी ना, इतनी सारी बड़ी बड़ी संख्याएं, पावर भी है, संख्या भी, बस तरीके से लिखना। जो छोटा है उसे छोटा करके लिखना, पावर छोटे में लिखी जाएगी। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस होता है, कॉस 3/2 एक्स डिवाइड बाय साइन 90 माइनस थीटा कॉस 3/2 एक्स प्लस का साइन 3/2 एक्स। ओके, देन ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है जी? ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट और सेकंड को हमें ऐड करना है, तो हम लिखेंगे इस तरीके से, हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। हम सेकंड को ऐड करेंगे फर्स्ट के साथ, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। देन यहाँ पर हो जाएगा साइन की पावर 3/2 एक्स डिवाइड बाय साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस उसके बाद आ जाएगा कॉस की पावर 3/2 एक्स डिवाइड बाय कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस साइन। देखो लिखने में मेहनत करनी है बस थोड़ी सी, अदरवाइज ये 4 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में कितनी ही बार आपको आए हुए दिख जाएंगे। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स ढूंढोगे ना तो आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन आपको डिक्टो ऐसे ही 4 नंबर में कितनी ही बार मिलेंगे आपको लिखे हुए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आते भी हैं और ये आसान भी है, और इसमें कोई टिपिकल इंटीग्रेशन के रूल्स याद नहीं रखने। ये हो जाएगा 3/2, ना ट्रिग्नोमेट्री के रूल याद रखने। देखो ट्रिग्नोमेट्री दिख जरूर रही है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का कोई रूल में लगा नहीं रहा, कोई बहुत बड़ा वाला रूल। ये मैंने एलसीएम ले लिया नीचे, साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स, नीचे एलसीएम ले लिया, सेम वैल्यू थी, थोड़ा आगे पीछे थी तो ऊपर वाली संख्या डिक्टो आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, ये बिल्कुल कैंसिल होने वाला है, तो बचेगा क्या? ये बचेगा आपके सामने 1, आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 इंटू dx। अगर ये क्वेश्चन आपसे मेरे से पहले हो गया है तो आप अगला क्वेश्चन ट्राई कर लो और करते जाओ, प्रैक्टिस तो आपको करनी है। 1 का इंटीग्रेशन x है, π/2 to 0,
आप इसे सॉल्व करेंगे तो π/2 -0 और I इज इक्वल टू हो जाएगा π/4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको जैसा बताया मैंने सेम वैसे ही आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर ही देता हूं मैं। क्या करेंगे, लेट I इज इक्वल टू, जरा मुझे आप बता सकते हो कि किस बच्चे ने मेरे से पहले 4th क्वेश्चन कर दिया, मैं भी देखूं किसकी स्पीड मेरे से ज्यादा है। साइन की पावर आधा नहीं पूरा, आधा तो मेरा भी हो गया। अच्छा दिख रही है आपको स्क्रीन, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। हाँ मतलब आधा ही हो जाएगा अब, ठीक है। फिर मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, यूजिंग, और क्या यूज करने वाला हूँ, प्रॉपर्टी 0 to a fx into dx is equal to 0 to a fa minus x into dx, और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं I is equal to 0 to π/2 and then cos की पावर 5 π/2 minus x divide by sin की पावर 5 π/2 minus x plus cos की पावर 5 π/2 minus x into में dx। अब cos 90 minus थीटा कितना होता है भाई, cos 90 minus थीटा होता है sin, तो यहाँ पर sin की पावर 5x हो जाएगा, यहाँ पर cos की पावर 5x हो जाएगा, यहाँ पर sin की पावर 5x हो जाएगा। ओके, देन ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ थी, ये है फर्स्ट इक्वेशन। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। किसी ने नहीं किया ना मेरे से पहले अभी तक, किसी ने जवाब नहीं दिया मेरे को, क्या आपने पूरा क्वेश्चन किया क्या नहीं किया? ओके आपने कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x प्लस का साइन की पावर 5x। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, मैंने निशान लगा दिया था कौन सा करना है अगला, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। ओके मेरे साथ ही चल रहे हो आप ही, हाँ तो मेरा भी हो ही गया, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप सब जने। ये लो मैंने भी कर दिया। सचिन समझ में आ रहा है ना बेटा? ये वो पार्ट है कि अगर मैं कहूं कि ये 7 चैप्टर इंटीग्रेशन का 10 नंबर से लेकर 12 नंबर का बनता था पहले, अब इसमें से देखें तो 8 से 10 नंबर का बनता है, तो 8 से 10 नंबर में से 4 नंबर बच्चे पक्के कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा 4 नंबर उनके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये 4 नंबर तो पक्के हैं, बाकी के बच्चे 6-7 नंबर जो भी बचते हैं, 4 नंबर बच सकते हैं या 6 नंबर जितने का भी आएगा, एक एक 2-2 नंबर के, तो वहां भी आप पक्के कर लोगे, ठीक है ना। उतनी प्रैक्टिस करके इतनी सारी एक्सरसाइज करोगे तो 4-5 नंबर, और ये इकलौती एक्सरसाइज के 4-5 नंबर, ठीक है ना, 4 नंबर। तो ये बात याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है, cos की पावर 5x ये इंटू dx। नीचे एलसीएम ले लिया मैंने और इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, दोनों सेम है, बस आगे पीछे थोड़ा सा लिख दिया है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, आप अगला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा कितना होता है। 2i इज इक्वल टू x π/2 to 0, यहाँ आ जाएगा π/2 minus 0 एंड देन i इज इक्वल टू π/4। तो आपको समझ में आ गया कि पहले 4 के आंसर सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 5-6 हम कब करेंगे, हम इसे नेक्स्ट टाइप में करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्विस्ट क्या है वो देखते हैं। ये लिखा है 0 to 1 x ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस का x, ओके, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, इसकी पावर दे रखी है आपको n इंटू में dx। आप सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम तो इसे i मान लेते हैं और इसे फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, है ना, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लिखेंगे यूजिंग 0 to a fx into dx is equal to 0 to a fa minus x into dx। ये तो फॉर्मूला लग गया हमारा। अब इसका इस्तेमाल करते हैं, i इज इक्वल टू 0 to 1, x की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स, एंड देन इस x की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स। थोड़ा केयरफुली लिख लेना, बाहर माइनस भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बाहर वाले माइनस को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बाहर वाला माइनस सॉल्व करने से आएगा 0 to 1 1 माइनस
एक्स, ये बाहर वाले माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। तो आप गौर से देखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होता हुआ भी दिख रहा है। अब यहां से समझना होगा, यहां से ट्विस्ट है। अभी तक के 4 क्वेश्चन में एक हैबिट बन गई है आपकी, और वो क्या बनी है कि ऐड करने की हैबिट, कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ सेकंड इक्वेशन भी मैंने आपके लिए लिख दी है, बट ऐड करने से हमें कुछ मिलेगा नहीं। आप गौर से देखिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है x ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर n, और ये 1 माइनस एक्स ये दे रखा है आपको, और x की पावर n। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने से पिछली बार क्या हो रहा था, 1 मिल रहा था, यानी कि सॉल्व हो रही थी वो सिचुएशन खुद ब खुद, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट था और एलसीएम लिया जा रहा था उसमें। नहीं भी था ट्रिग्नोमेट्री का तो एलसीएम लिया जा रहा था, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यानी कि ऐड करने से, देखो मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ भाई, मेरे को शौक थोड़ी ऐड करने का। मैं ऐड सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, इसीलिए तो मैंने ऐड किया। अगर दो संख्या दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है, तो उन्हें जोड़ के अगर मैं कहूँ कि 2 इज इक्वल टू 2 लिखा है, और उसे सॉल्व करते हुए मैं दूसरी तरफ लिख दूं 5 इज इक्वल टू 5 लिखा है, अगर मैं इसे फर्स्ट और इसे सेकंड बोल रहा हूँ और दोनों को बोल रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो 2 प्लस 5 7 होता है, 2 प्लस 5, और दूसरी तरफ 2 प्लस 5 7 होता है। यानी कि ये मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं बराबर संख्याओं को जोड़ता हूं तो वो बराबर ही आती है। तो यानी कि मेरा जो मेथड था पिछले क्वेश्चन को करने का, मेथड तो गलत नहीं था, लेकिन हम जोड़ क्यों रहे थे, ताकि वो जोड़ने के बाद एक जो नया बने उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन कर पाए, और वो नई वैल्यू जो बन रही थी वो क्या बन रही थी, जोड़ने के बाद 1 बन रही थी। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, हमें तो इंटीग्रेशन करने से मतलब है, ऐड करने से मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, हाँ सर इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। आप गौर से देखो कैसे होगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लिखेंगे 0 to 1, 1 की मल्टीप्लाई x की पावर n में करेंगे तो x की पावर n आता है, फिर x की पावर 1 की मल्टीप्लाई और x की पावर n की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 to 1 x की पावर n माइनस x की पावर 1 प्लस n। अब आप कहोगे सर ये तो हम पहले भी कर सकते थे, इतने सारे ड्रामा रचने की जरूरत क्या थी। तो देखो मैं आपको सिखा देता हूँ, यहाँ पर पहले कर सकते थे, चेक कर लेते हैं क्या x की मल्टीप्लाई हो सकती है अंदर। कुछ बच्चे कर देते हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर बॉडमास का रूल पढ़ा होगा, जब पहले ब्रैकेट ओपन नहीं करोगे आप, यानी कि ये पावर n को अगर आप सॉल्व नहीं करोगे, एक्सपेंड नहीं करोगे, तब तक मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, यानी कि x अंदर नहीं जा सकता जब तक कि पावर लगी हुई है। तो यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो पा रही थी, ये इंटीग्रेशन ऐसे ही नहीं दे दिया उन्होंने, अगर हो सकती थी मल्टीप्लाई तो मैं कराऊंगा ना, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, या n की जगह पर 2 लिखा होगा, पहले मैं सॉल्व कर दूंगा और मल्टीप्लाई करा दूंगा, मैं क्यों प्रॉपर्टी लगाऊंगा। यहाँ पर n लिखा हुआ था, पहले मल्टीप्लाई नहीं हो पा रही थी, अब हो गई। अब क्यों हो गई, क्योंकि मैंने इस पर प्रॉपर्टी लगा दी। तो अब ये जरूरी नहीं है कि ऐड करके आंसर होगा, अब इसका आंसर हो गया। मेरे को तो आई की वैल्यू निकालनी है ना, ये आई तो चल रहा है, इंटीग्रेशन करो x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस का x की पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस n प्लस 1, यही तो होता है ना, ऐड कर देते हैं एक ऊपर एक नीचे, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पर तो क्या हो जाएगा 1 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस 1 की पावर, ये दोनों को मैं ऐड भी कर रहा हूँ, 2 प्लस n अपॉन में 2 प्लस n, है ना, या n प्लस 2 भी लिख सकते हो आप। उसके बाद 0 लिखूंगा, x की जगह पर 0 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, देन माइनस 0 की पावर 2 प्लस n अपॉन में 2 प्लस n, ये मैंने लिखा। तो 0 की पावर कुछ भी हो आंसर 0 होता है, और 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे आंसर 0 होता है। पहले 1 को देख लेते हैं, 1 की पावर कुछ भी दे रखा हो आंसर 1 ही होगा ना, 1 की पावर n प्लस 1 लिखा है, डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस का 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 या फिर 2 प्लस n, फिर उसके बाद आगे क्या होगा 0 और आगे क्या होगा 0, है ना, माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई करा दी। तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है, आप इसे चेक कर लो, ये आप एलसीएम ले सकते हो। कितना एलसीएम आ रहा है n प्लस 1 n प्लस 2, ऊपर आ जाएगा n प्लस 2 माइनस का n प्लस 1 होता है, मैं माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि बाहर माइनस लिखा हुआ है, n से n कट जाएगा, तो i की वैल्यू फाइनली आ गई 1 अपॉन में n प्लस 1 n प्लस 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ i, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है। तो इसमें नया क्या किया, इसमें नया कुछ भी नहीं किया, बस सेकंड इक्वेशन जो मैंने बनाई थी उसका इस्तेमाल ऐड करने में नहीं किया, इसी को आगे सॉल्व कर लिया। तो क्या इससे पहले ऐसा कर सकते थे, चेक करते हैं।
ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है इसमें सेकंड इक्वेशन पे चेक करते हैं, ये ही सेकंड इक्वेशन, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा वो क्वेश्चन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करा सकते तो हम करा देते, हमें जरूरत नहीं है कि उसे ऐड करें, हमें कोई शौक नहीं है इसे ऐड करने का, हम इसका इंटीग्रेशन नहीं करा सकते, इसी वजह से हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद इतनी बड़ी बड़ी जो संख्या दिख रही है वो क्या बन गई, वो 1 बन गई, और 1 बन गई तो फिर उसके बाद हमने उसका इंटीग्रेशन किया। तो ऐसा कब हुआ, जब आप ऐड करके अगर सॉल्यूशन हो जाए तो ऐड करके, अदरवाइज डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो तो डायरेक्ट करेंगे। ये आपकी इंटेलिजेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। ये 9th क्वेश्चन जो है, ये 9th क्वेश्चन, ये भी सेम ऐसे ही होगा, इसमें भी कुछ नया नहीं है। ये अब आपका होमवर्क है, क्योंकि आपको मैंने सारी बात समझा दी है। ये देखो, ये पावर जो है 1/2 लिखी हुई है, अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करके जो आंसर आएगा फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 7 और 9 एक जैसे ही होंगे, ओके। फिर 12 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 12 क्वेश्चन करिए। 15 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 15 क्वेश्चन करिए। 17 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 17 क्वेश्चन करिए। मैं आपको 12 करा देता हूँ एक बार, है ना। 15 में तो आंसर 0 आ जाएगा, और 17 तो वैसे होगा जैसे 1 to 4 हुआ था, ठीक है ना। ये 17 जैसे 1st to 4th क्वेश्चन करे ना आपने, सेम वैसे ही होगा। देखो देखने में भी ऐसे ही लग रहा है जैसे ये थे। उसके बाद इसका आंसर 15 का आंसर 0 आ जाएगा जब आप इसे ऐड करोगे। ऐड इसमें भी करना पड़ेगा, ऐड इसमें भी करना पड़ेगा, बस जिसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा वो 9th है और 7th है। मैं आपको 12 क्वेश्चन और करा रहा हूँ, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, ओके। और ये पूरी टाइप खत्म हो गई मेरी तरफ से। ये एक टाइप है जिसके क्वेश्चन आगे पीछे लिखे हैं, बट ये टाइप है। नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इस टाइप का ये 12 क्वेश्चन देख लीजिए, और अगर मेरे से पहले कर सकते हो तो जरूर करिए। 0 to पाई, देन x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। फर्स्ट इक्वेशन आप लिखोगे यूजिंग, यहाँ लिखोगे यूजिंग, और क्या लिखोगे, 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और इसका इस्तेमाल करेंगे i इज इक्वल टू 0 to पाई, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस का साइन पाई माइनस एक्स। अब आप कहोगे सर ये पाई माइनस एक्स वाला नियम तो हमें नहीं आता, तो भैया सीखना पड़ेगा। क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और मैंने आपको सिखाया होगा ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सिखाया था। ए फॉर ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस फॉर साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन यानी कॉसेक पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड द रेस्ट ऑफ द 4 आइडेंटिटीज आर नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट। उसके बाद थर्ड में क्या है, tan and reciprocal of tan cot in the positive in this quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट पे दोनों पॉजिटिव होंगे एंड रेस्ट आर नेगेटिव। एंड फोर्थ में क्या होगा, cos पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव है। सारे नियम पता होने चाहिए। x एक्सिस मींस नो चेंज, नहीं बदलता, और y एक्सिस मींस चेंज, y एक्सिस पर चेंज हो जाता है। तो आपको पाई माइनस थीटा देखना है, तो पाई साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन 0 डिग्री से पाई का मतलब होता है कौन से एक्सिस पर आके टकराए, हम एक्स एक्सिस पर टकराए, मतलब नो चेंज, साइन का साइन रहेगा। माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट पे आके रुके, सेकंड क्वाड्रेंट पे रुके, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पर साइन पॉजिटिव होता है। तो हम इतनी सारी बातें आपको नहीं आती हैं तो मेरे से बता देना, मैं चेक करके बता दूंगा आपको कैसे करना है ये वाला कॉन्सेप्ट। हालांकि साइन 180 माइनस थीटा डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, वो होता है आपका साइन थीटा यानी कि साइन एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, लिखेंगे एडिंग, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा लेफ्ट में तो, और 0 to पाई यहाँ हो जाएगा x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स, प्लस यहाँ हो जाएगा पाई माइनस का x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू में dx, ओके। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स तो नीचे सेम ही दिख रहा है मेरे को, आपको भी सेम ही दिख रहा होगा। ये हो जाएगा 0 to पाई, यहाँ हो जाएगा x प्लस का पाई माइनस एक्स, और नीचे तो एलसीएम सेम है 1 प्लस साइन एक्स, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, x से x कैंसिल कर देंगे, और पाई एक कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन करते वक्त बाहर आ जाएगा, ये आ गया बाहर। क्या बचा, 0 to पाई 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया कि अब ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, वो भी डिवाइड में लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड में लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। वैसे तो डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में,
आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए लाइक दिस, 1 प्लस साइन एक्स लिखा है ना, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस साइन एक्स से और डिवाइड कर दीजिए 1 माइनस साइन एक्स से, है ना। और जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर तो आएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया नीचे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 10th क्लास में या ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब इसे सेपरेट कर दीजिए, तो सेपरेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई 0 टू पाई 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। ये आगे का इंटीग्रेशन का प्रोसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर जगह सहूलियत नहीं देने वाला मैं आपको कि सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर साइन अपॉन कॉस, देखो साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan x होता है, इंटू 1 अपॉन कॉस कितना होता है सेक x होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा tan x इंटू सेक एक्स। देख सकते हो नीचे 2 बार कॉस दे रखा है, ऊपर 1 बार साइन दे रखा है। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या इंटीग्रेशन होगा इसका, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक x, और अपर लिमिट कितनी है 0, लोअर लिमिट अपर लिमिट कितनी है पाई, लोअर लिमिट कितनी है 0। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है पाई और अपर लिमिट पहले रखनी है x की जगह पर, यहाँ पर ये अपर लिमिट x की जगह पर रखनी है। तो ये हो जाएगा आपके पास tan पाई माइनस का सेक पाई, ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस का निशान लगा दिया, फिर लोअर लिमिट लिखनी है, ये हो जाएगा tan 0 माइनस का सेक 0। ओके, अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये समझना है कि किस तरीके से हम पाई को सॉल्व करते हैं। तो भैया पाई को सॉल्व करने के लिए पाई की वैल्यू के लिए 0 की वैल्यू याद रखो, tan 0 कितना होता है, tan 0 0 होता है, तो tan पाई कितना होगा, वो भी 0 ही होगा। सेक 0 कितना होता है, सेक 0 1 होता है, तो सेक पाई कितना होगा, वो होगा माइनस का 1। जिसको नहीं आता वो मुझे बता दे पहले ही कि भाई ये भी नहीं आती वैल्यू, तो वैल्यू सीखनी पड़ेगी, आपको रटनी पड़ेगी। tan 0 की वैल्यू तो 0 बताई थी और सेक 0 की वैल्यू 1 बताई है मैंने, पाई की वैल्यू -1 होती है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, फिर ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा फाइनली 2 पाई। लेफ्ट साइड में क्या लिखा था 2i, ये 2i चल रहा था, ध्यान से समझ लेना। आप इसे डिवाइड में लेके जाएंगे तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने हैं।